वेतन शीर्षक से आय की गणना के इस वीडियो में हम वेतन से मिलने वाले डिडक्शन फ्रॉम सैलरीज धारा आयकर अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत जो कटौतियां मिलती हैं उनका अध्ययन करेंगे। डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी वेतन शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात करने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत कुछ कटौतियां उपलब्ध हैं। उन कटौतियों को ग्रॉस जो सैलरी होती है, सकल वेतन जो होता है, उसमें उन कटौतियों को घटाएंगे जो डिडक्शंस आयकर अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत उपलब्ध होती हैं। घटाने के बाद जो बचेगा वह टैक्सेबल सैलरी या कर योग्य वेतन होगा। जो डिडक्शन से धारा 16 में 3 प्रकार के डिडक्शन हैं: प्रमाणिक कटौती, मनोरंजन भत्ते की कटौती और रोजगार पर लगाए गए कर के संबंध में कटौती। स्टैंडर्ड डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अलाउंस और डिडक्शन फॉर टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले अपन स्टैंडर्ड डिडक्शन का अध्ययन करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन में कर्मचारी को धारा आयकर अधिनियम की धारा 16(1)(1) के अंतर्गत राहत प्रदान करने के लिए रोजगार से संबंधित व्ययों की पूर्ति के लिए उसको एक राहत प्रदान की गई है और उसके अनुसार प्रत्येक वेतनभोगी कर्मचारी या पेंशन भोगी, यानी कि जो सैलरीड पर्सन है या जो पेंशन जो प्राप्त करते हैं कर्मचारी, उनको 2 सीमाएं दे रखी हैं। यानी कि सीमा के रूप में तो एक ही है, कर निर्धारण 2021 के लिए 50,000 मैक्सिमम लिमिट है। यदि किसी कर्मचारी का वेतन उस 50,000 से भी कम है तो संपूर्ण कटौती दे देते हैं। तो यानी 2 लिमिट की 50,000 रुपये या सकल वेतन की राशि, दोनों में से जो कम हो। यानी 50,000 से कम वेतन है तो पूरा का पूरा प्रमाणित जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा पूरे का, और 50,000 से ज़्यादा वेतन है तो 50,000 की कटौती मिल जाएगी कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर 2020-21 से। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड पर्सन को हर एक को मिलना है, प्रत्येक व्यक्ति को मिलना है। अगर सैलरी 50,000 तक है तो जितनी सैलरी है उतना दे देंगे, और यदि सैलरी 50,000 से ज़्यादा है तो 50,000 की कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम पे दी जाएगी। डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस यानी मनोरंजन भत्ते की कटौती है। सामान्यतः क्या करते हैं कि मनोरंजन भत्ता अगर किसी कर्मचारी को मिलता है तो पहले ग्रॉस सैलरी में उसको जोड़ा जाता है, पूरा का पूरा जोड़ दिया जाता है और उसके बाद वो ये कटौती दी जाती है। पहले पूरी राशि जोड़ते हैं और बाद में नीचे धारा 16(2) के अंतर्गत इसको घटा देते हैं अगर कोई कर मुक्त राशि है तो। मनोरंजन भत्ता सामान्यतः नियोक्ता कर्मचारी को नियोक्ता के ग्राहकों को, यानी नियोक्ता के जो भी ग्राहक हैं, कंपनी के ग्राहक हैं, उनके मनोरंजन के लिए प्रदान किया जाता है। मनोरंजन भत्ता किस लिए दिया जाता है? कर्मचारी के खुद के मनोरंजन के लिए नहीं, ये नियोक्ता कंपनी के ग्राहकों को, यानी नियोक्ता के ग्राहकों को मनोरंजन के लिए प्रदान करते हैं, तब उसको मनोरंजन भत्ता मिलता है। तो उसको कंपनी के ग्राहकों के मनोरंजन के लिए मिलता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि पहले इस राशि को पूरा जोड़ देंगे और बाद में इसकी कटौती प्रदान करेंगे। यहाँ देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कटौती केवल केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को ही उपलब्ध है। किनको उपलब्ध है? केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों को। इनके अलावा किसी भी कर्मचारी को यदि मनोरंजन भत्ता मिलता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, तो पूर्णतः कर योग्य होगा। केवल केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को ये छूट मिलती है। उनके लिए भी 3 लिमिट की गई हैं, 3 लिमिट डिसाइड की गई हैं, जिनमें सबसे कम राशि होगी उसकी कर मुक्ति मिलेगी। 3 लिमिट्स में पहली लिमिट है वास्तविक प्राप्त मनोरंजन भत्ते की राशि, यानी एक्चुअल अमाउंट कितना पेमेंट हुआ है कर्मचारी को मनोरंजन भत्ते के रूप में, उसकी राशि
दूसरा मूल वेतन का 20%, यानी कर्मचारी के मूल वेतन का 20% लेंगे। तीसरा 5,000 रुपये, तीसरा कितना है 5,000 रुपये, यानी 5,000 से ज़्यादा नहीं होगी। तो तीनों में से जो कम होगा, तीनों में से जो भी कम होगा उसकी छूट मिलेगी 5,000 रुपये, मूल वेतन का 20% या वास्तविक प्राप्त राशि। तो इतनी छूट ये किनको मिलेगी? केवल केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी को ही उपलब्ध होगी। इस कटौती को मतलब मनोरंजन भत्ते की जो कटौती प्रदान करते हैं तो उसमें एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ कर्मचारी का, इसको ध्यान में नहीं रखते। जितना भत्ता मिला है उससे ज़्यादा भी हो सकता है और कुछ भी खर्च न हो। मान लीजिए किसी कर्मचारी को भत्ता मिला तो उस भत्ते में से उसने पूरी की पूरी राशि खर्च कर दी और उसके पास से भी कुछ खर्च हो गया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यदि उसने एक पैसा भी खर्च नहीं किया तो भी उसको ये कटौती मिलेगी। अधिक व्यय कर दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और कम भी करता है तो भी ये अपन ध्यान में रखेंगे कि उसको कटौती उपरोक्त तीनों राशियों में से न्यूनतम राशि की मिलेगी। एक्चुअल एक्सपेंडिचर को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। ग्रॉस सैलरी में से जो तीसरा डिडक्शन देते हैं धारा 16(3) के अंतर्गत, वो है डिडक्शन फॉर टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट पे कोई टैक्स लग रहा है, किसी भी एम्प्लॉयमेंट पे कोई टैक्स लग रहा है और कर्मचारी ने उस टैक्स का भुगतान किया गया है तो उसके संबंध में डिडक्शन, रोजगार पर लगाए गए कर के संबंध में कटौती। ये संविधान के अनुच्छेद 276(2) के अंतर्गत, 276(2) के अंतर्गत अथवा अन्य किसी विधान के अंतर्गत, कोई भी दूसरा विधान है, एम्प्लॉयमेंट पर कोई टैक्स लगाया जाता है और कर्मचारी ने गत वर्ष में उसका भुगतान किया है तो उस कर्मचारी को इस प्रकार भुगतान की गई संपूर्ण राशि की कटौती वेतन शीर्षक की सकल आय में से उसी गत वर्ष में दे दी जाएगी। यानी पेमेंट बेसिस पे ये पूरी राशि की छूट दे दी जाएगी, पूरी राशि घटा दी जाएगी जो कर्मचारी ने एम्प्लॉयमेंट टैक्स के रूप में गत वर्ष के दौरान चुकाई है। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि यदि कर्मचारी की तरफ से एम्प्लॉयमेंट टैक्स नियोक्ता ने चुका दिया, एम्प्लॉयमेंट टैक्स किसने चुका दिया? नियोक्ता ने चुका दिया, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान नियोक्ता के द्वारा किया जाना माना जाएगा। यानी ये दायित्व किसका था? कर्मचारी का दायित्व था, और भुगतान किसने कर दिया उस दायित्व का? नियोक्ता ने कर दिया। तो यदि नियोक्ता रोजगार पर लगाए गए कर्मचारी के कर का भुगतान करता है तो नियोक्ता के द्वारा कर्मचारी के दायित्वों का भुगतान मानते हुए उसे कर योग्य करेंगे। तो ग्रॉस जो सैलरी निकालेंगे उसमें पहले इसको जोड़ देंगे, नियोक्ता ने जितना भुगतान किया, बाद में उसकी छूट जरूर देंगे। फिर धारा 16(3) के अंतर्गत जो राशि आएगी, जो राशि नियोक्ता ने चुकाई है उसकी छूट मिल जाएगी कर्मचारी को। यानी एक बार जोड़ेंगे और बाद में घटा देंगे, एक बार आय में जोड़ देंगे कर्मचारी की जब नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कर्मचारी द्वारा भुगतान किया जाता है तो सैलरी में जोड़ेंगे नहीं, केवल कटौती देंगे वो जितनी राशि उसने पेमेंट की है। किंतु यदि नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है, कर्मचारी के दायित्व का भुगतान मानते हुए पहले उसको सुविधा का मूल्य मानेंगे और सुविधा का मूल्य मानते हुए उसको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद कर्मचारी को उसका पेमेंट मानते हुए और उसके वेतन में से घटा देंगे। इस प्रकार जब सैलरी से कर योग्य आय की गणना की जाती है तो सबसे पहले अपन सारे भत्ते, सारे कर योग्य राशियाँ जो सैलरी से टैक्सेबल होती हैं उनको एक बार जोड़ लेते हैं, और उसके बाद जो ग्रोस सैलरी आती है, ग्रोस सैलरी जो भी आती है उसमें 3 कटौतियाँ देंगे अपन। प्रमाणित कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 रुपये तक दिया जाता है, यानी कि कर्मचारी का वेतन अगर 50,000 से कम है तो 50,000 से वो एक्चुअल वेतन, या 50,000 रुपये या 50,000 से ज़्यादा वेतन होने की स्थिति में 50,000 की छूट दे दी जाती है। मनोरंजन भत्ते की कटौती, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों को ये मनोरंजन भत्ते की कटौती भी दी जाती है। इसके अलावा कर्मचारी ने रोजगार पर जो एम्प्लॉयमेंट पे कोई टैक्स है और उसका गत वर्ष के दौरान भुगतान किया गया है तो उसकी कटौती भी
धारा 16(3) के अंतर्गत दी जाती है। तो 3 कटौतियाँ होगी। धारा 16(1)(a) में प्रमाणित कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन, धारा 16(2) में एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन, और 16(3) में कितना हो गया, एम्प्लॉयमेंट टैक्स पर का डिडक्शन। तीनों की कटौती प्रदान की जाती है। थैंक यू वेरी मच।